राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जो 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हम सीडीपी का सीटेट एग्ज़ाम का सीडीपी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 16 से डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। When presented with Heinz dilemma, Arunima reasoned the law was not set up for these circumferences. Taking the drug in the situation is not really right, but it is justified. Which stage of moral development is Arunima according to the theory of Lawrence Kohlberg? तो हेज की दुविधा जो है, हाइंस का दुविधा जो है, उसको पेश किया जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इस परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इन स्थिति में दबा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन ये उचित है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा जो है नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लॉरेंस कोहेलबर्ग का, लॉरेंस कोहेलबर्ग जो है, लॉरेंस कोहेलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है, जहाँ पर अरुणिमा लॉ में बिलीव करती है। वो बोलती है लॉ इम्पोर्टेंट है, लॉ जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लॉ के हिसाब से जो मानव है उसका जो अधिकार है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर लॉ अगर उसे इंसाफ नहीं दे सकता है तो लॉ को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेज है आपका, ये स्टेज 5 का है। ये जो स्टेज है ये स्टेज 5 का दर्शा रहा है, स्टेज 5, जहाँ पर सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल रिजिट जो है वो दिखा रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट और इंडिविजुअल रिजिड एंड डेमोक्रेटिकली। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो स्टेज 2 का है। ये स्टेज 2 पर्सनल बेनिफिट्स जो है, सोशल कंसर्न एंड कॉन्साइंस जो है, जैसे कि अच्छा आदमी बनना और लोगों से ज्ञान, मतलब दूसरों से ये पाना कि नहीं ये अच्छा बच्चा है। ये जो स्टेज है आपका, ये स्टेज 3 है। और जो 4 है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एक्सेप्टेड लॉ, कि जो पनिशमेंट मिलेगा उससे बचने के लिए लॉ को मानते हैं। ये जो स्टेज है ये स्टेज 1 है। तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन 3, जो कि स्टेज 5 में आता है। नेक्स्ट चलते हैं 17 पर। व्हाइल टॉकिंग अबाउट हर 4 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अभी सेज आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर्स। अभी इज एट्रीब्यूटिंग हिज परफॉर्मेंस टू। यहाँ पर जो अभी है वो ये बता रहा है उसका जो कम मार्क्स आए इसकी जो वजह है वो उसका परफॉर्मेंस है, कि नंबर उसको सेंस ऑफ नंबर का मालूम ही नहीं है, तो वो एबिलिटी को ही दोष देती है और एबिलिटी को ही वो कोसता है कि नहीं, मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मैंने कम मार्क्स किया है। तो सही आंसर आपका हो गया। ये ब्लेम कर रहा है लैक ऑफ एबिलिटी, उसका क्षमता नहीं है इसलिए उसने कम मार्क्स रखा है। और जो लक है ये लक को ब्लेम नहीं कर रहा है कि मेरा तो भाग्य में ही ये था इसलिए मैंने खराब मार्क्स रखा, ये भी नहीं। टास्क भी डिफिकल्ट नहीं था, लैक ऑफ एफर्ट्स, उसने ये नहीं बोला कि हमने पढ़ाई ही नहीं की, ये भी नहीं है। तो सही आंसर होगा उसने दोष दिया है अपनी क्षमता को, लैक ऑफ एबिलिटी, उसका एबिलिटी कम है।
80 नंबर पर चलते हैं। एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा से पूछी जाती है, तो आपको सीडीपी में अच्छे नॉलेज होने चाहिए, तभी आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। एसेशन दिया है आपका, व्हाइल सम चिल्ड्रन स्टार्ट बबलिंग एंड uttering 2 words sentence at 12 months, other don't do till they are 20 months old। ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है वो कुछ वर्ड जो है वो 12 महीने में बोलना ही शुरू कर देते हैं, जबकि आपका 20 महीने का जो बच्चा है उस तक भी शुरू नहीं करते। ये भी सही, ये सही है। सेशन जो दिया है वो सही है। और उसका रीजन दिया है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर ओनली सजेस्टिव और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड। हाँ, विकासात्मक स्तर जो है सभी बच्चों में अलग अलग होती है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसका लेट में होता है, तो डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। तो ये भी सही है। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा एसेशन और रीजन दोनों ही सही है। और जो रीजन आपको दिया गया है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं कि आप डीपली सोचें, आपका सोच आप डीपली सोचें और इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप एनालाइज करें, एनालाइज इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्व करें, और जो आंसर आपने दिया है उसका रीजन भी दे कि ये जो आंसर है वो क्यों है, उसका रीजन भी आप प्रोवाइड करें। तो सही आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका। इट प्रोमोट्स हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये सही है। यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, नोट लिखा है, तो आप ये भी आपका एग्जाम में होता है कि आप नोट नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला है ये सही है, हम ये ही ठीक करके आ जाएंगे। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर नोट पूछा था, यहाँ पर नोट पूछ रहा है। इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउ फॉर मल्टीपल आंसर। ये ओपन एंडेड है और आंसर भी मल्टीपल आंसर भी आते हैं, ये भी सही है। इट इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, ये नहीं बताया है, सिर्फ फैक्ट में होता है। इट रिक्वायर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी सही है। जो 3 हमने देखा, ऑप्शन 3 आपका गलत हो गया और जो बाकी 3 है वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर पर। ये भी एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। देख पा रहे हो कितना एसेशन और रीजन का क्वेश्चन दिया है। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। जो टीचर है जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका जो भी एबिलिटी है, ओन एट्रीब्यूट्स, एग्जामिन देयर ओन एट्रीब्यूट्स, अब उनका खुद का जो भी विचार है उसको भी इवैल्यूएट करना चाहिए जब बच्चों के साथ वो वर्किंग कर रहे हैं। ये सही है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सडनेस। कि किसी भी वस्तु को, विचार को केवल एक ही तरह से देखना, एक ही पर्सपेक्टिव से देखना, ये सही है। लेकिन ये जो मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो फिक्स्ड रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये सही है लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन एसेशन जो दिया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही आंसर आपका हो गया
A and R are true, but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट चलते हैं 21 पर। क्लासरूम पेडागोगी शुड बी कल्चरली रेस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स। जो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो टीचर जो है उनका सम्मान करना चाहिए, ये रेस्पेक्ट देना चाहिए डिफरेंट कल्चर को और उनके बैकग्राउंड को। तो ये सही है। जो रीजन दिया है आपका, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज क्यूरिकुलम एंड असेसमेंट, ये गलत है। क्योंकि जो आपका इक्विटी है वो कैसे होनी चाहिए, इंक्लूसिव क्लासरूम होनी चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम, डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए। तो सही आंसर आपका हो गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 22 नंबर पर चलते हैं। हावर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट। हावर्ड गार्डनर के जो सिद्धांत है, बुद्धि का जो सिद्धांत है, वो क्या बताता है? हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है। क्या दिया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो उनके हिसाब से जो पर्सन होते हैं, सभी लोग या एवरी ह्यूमन उनका अलग अलग इंटेलिजेंस होते हैं, ना कि एक ही आईक्यू होता है। अलग अलग आईक्यू होते हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस होते हैं। कि कुछ लोग होते हैं कि वो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, कुछ लोग है कि वो इंग्लिश में स्ट्रांग है, कुछ होते हैं कि वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, वो स्विमिंग अच्छा करता है। तो सबका अलग अलग इंटेलिजेंस होते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा इंटेलिजेंस इन ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, ओनली जहाँ पर दिख जाए ना, वो गलत होता है पेडागोगी में हमेशा। एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे। सेम तरीके से नहीं, सभी को सेम तरीके से अंडरस्टैंड करते नहीं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटी इन डिफरेंट डोमेन, ये सही है आपका। इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 23 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव। हमेशा ये याद रखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है कि क्या सही है वो पूछ रहा है, ये ध्यान देना जरूरी होता है। यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का नहीं है। जब मीनिंगफुल लर्निंग होता है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड किया जाता है, या कॉन्सेप्ट को क्लैरिफिकेशन के साथ ही देखा जाता है और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ को जोड़ते हैं, प्रीवियस नॉलेज को जोड़ा जाता है, तभी हम लर्निंग को इफेक्टिव तरीके से या मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं। इलैबोरेटिव रिहर्सल जो है ये सही है, क्योंकि ये जो है ये इलैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब होता है जो प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़कर हम सीखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा गहराई से होती है और ज़्यादा देर तक भी हमें याद रहता है। रोट रिहर्सल जो है ये गलत है। कभी भी किसी चीज़ को रटना, ये बहुत ही कम देर तक, रटा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में नहीं रहता है, तो ये गलत हो गया। ये मीनिंगफुल लर्निंग का हुआ, ये तो कुछ ही देर तक हमारे दिमाग में रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला होता है। निमोनिक्स जो है,
निमोनिक्स मतलब किस चीज़ को हम याद रखने के लिए जो ट्रिक यूज़ करते हैं या स्टोरी के थ्रू हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं निमोनिक्स। जैसे हम रेनबोज के कलर हो गए, उसे हम कैसे याद करते हैं, भिब्जियोर, तो ये निमोनिक्स हो गए, ये सही है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये भी सही है, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी आइडिया हमारे पढ़ाई से आती है उसे डायग्राम के थ्रू ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो ये भी तो सही है ना। तो ऑप्शन 2 गलत हो गई, यहाँ पर गलत ही पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं 24। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विथ चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, संज्ञानात्मक जो क्षमता है, उसका सीक्वेंस क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ब्रूनर से रिलेटेड है। रिप्रेजेंटेशन ब्रूनर्स का जो है, जेम्स ब्रूनर्स थियोरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर कि जो बच्चे होते हैं वो 3 तरह के स्टेजेस से जाकर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे कि आपका हो गया, पहला जो है आपका इनएक्टिव स्टेज, पहला हो गया इनएक्टिव स्टेज, जिसे कि हम एक्शन बेस्ड बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन पर है वो पहला एक्शन बेस्ड, जैसे कि हम करके सीखते हैं। जैसे हम नंबर सीखते हैं, नंबर्स को काउंट करना सीखते हैं, रियल ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, तभी हम सीख पाते हैं। ये एक्शन बेस्ड हो गया पहले। उसके बाद आपका हो गया आइकॉनिक स्टेज या इमेजिन बेस्ड, जैसे हम जो भी पढ़ते हैं उसे हम इमेजिन करते हैं, माइंड में हमारा पिक्चर बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं फिश पढ़ते हैं या बनाना पढ़ते हैं, उसे हम इमेजिन करते हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है वो, तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है। ये उसके बाद ये होता है। उसके बाद सिंबल बेस्ड आता है आपका, जो कि सिंबॉलिक स्टेज आपका हो गया, जब हम सीखते हैं सिंबल के थ्रू। तो पहले आपका हो गया एक्शन, उसके बाद आ गया इमेज, उसके बाद आपका आ गया सिंबल। तो ये आपका जेम्स ब्रूनर का थ्योरी है। 25 पर चलते हैं। फिर से आपका देख पा रहे हैं एसेशन और रीजन का क्वेश्चन आ गया। टीचर should focus on asking questions in classroom and encouraging children also to ask question rather than giving instruction। जो टीचर है उन्हें फोकस करना चाहिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पूछने पर। उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर दो। ये एसेशन जो दिया गया है ट्रू है। ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड एंसरिंग देयर पार्टिसिपेशन। चाइल्ड सेंटर का रीजन क्या है, इसका मतलब है कि चाइल्ड को जो है उसे सेंटर में रखो, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो ताकि वो पार्टिसिपेशन कर सके और मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। ये भी सही है जो रीजन दिया है, और जो रीजन है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं 26 पर। जागृति हैज लर्न that her dog Rusty is a golden retriever. When she sees another dog that looks similar to Rusty but is a different breed, she calls it is a dog too. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, which concept does this demonstration? तो ये जो क्वेश्चन है आपका जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है,
जहाँ पर कि जागृति को पहले से ही पता है कि जो रस्टी है वो एक डॉग है, और जब वो रस्टी की तरह दिखने वाला एक डॉग को देखता है और वो बोलता है कि ये भी एक डॉग है, तो वो क्या यूज कर रहा है, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वो यूज कर रहा है। इसे हम क्या करेंगे, इसे वो एसिमिलेट कर रहा है। न्यू इन्फॉर्मेशन को, उसका जो पहला जो सेट किया हुआ है माइंड में इन्फॉर्मेशन जो है मेंटल स्कीमा में है, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करना। स्कीमा को कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन को वो डाल रहा है, उसे हम एसिमिलेशन बोलेंगे। जैसे कि एक पक्षी हो गया, नहीं पक्षी नहीं, अगर हम किसी बच्चों को स्नैक्स के बारे में पता होता है, अगर वो किसी भी टाइप का स्नैक्स को देखे तो वो बता देगा कि ये स्नैक है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही फीड है ये स्नैक है। उसका टाइप नहीं मालूम, लेकिन ये स्नैक देखकर ही वो बोलेगा कि ये स्नैक ही है। बर्ड्स का वैरायटी वजह से होता है, तो उसे बर्ड्स का मालूम होता है, वो बर्ड्स को देखता है कि अगर हम एक पीकॉक आ गया तो उसे देख के वो बोलेगा ये बर्ड है। तो ऐसा होता है, ये है एसिमिलेशन। जो स्कीमा होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करना। फेरल चिल्ड्रेन, those who experienced severe social deprivation since very young age usually have delayed or hindered development, and despite rehabilitation the improvement in certain domain of development is likely to be subordinate. This period wherein development is significantly influenced by environmental support is called। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पत्ति होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्र में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। ये अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम सेंसिटिव पीरियड बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये जो पीरियड है ये एक आपका स्पेशल स्टेज डेवलपमेंट का है, क्योंकि इस पीरियड में जो है जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर वो रहता है, फैमिली हो गया, सोसाइटी एनवायरनमेंट हो गया, टीचर हो गया, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं उसे डेवलपमेंट के लिए। तो अगर उसे प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा, चाहे वो पेरेंट्स से हो गया या फैमिली से हो गया या एनवायरनमेंट से हो गया, तो भी इनसिक्योर फील करता है। तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन 1। 28 पर चलते हैं। रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज ए आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ। ये किसका कैरेक्टर है? जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD होते हैं, उनमें क्या होता है आपका रिपीटेटिव बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, रिपीट होता है, जो काम होता है वो रिपीट होता है। मतलब कुछ खेल रहा है तो मतलब बार बार एक ही बात को दोहराता है, कि काम को बार बार दोहराता है, उसको चेंजेस पसंद नहीं है। तो जैसा उसे मालूम है वैसा ही चाहिए, रिपीटेड ही चलता ही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following would support continuous and comprehensive evaluation? continuous and comprehensive evaluation में क्या होता है?
इसमें आपका कंटिन्यू असेसमेंट होना चाहिए, वर्ड से ही पता चलता है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअसली आपका असेसमेंट होता है और ये डेवलपमेंट का जो भी है ओवरऑल डेवलपमेंट चेक किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो गया इसका ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो देना। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है ये किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है। लेव वाइगोस्की ने ये बोला है कि जब हम लर्निंग करते हैं, जब हमारा लर्निंग चलता है, तो हम अगर दूसरों के साथ या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छे से हो पाता है। बच्चा जो है दूसरों से बात करेगा, डिस्कस करेगा, तभी उसका लर्निंग अच्छे से हो पाता है। तो लर्निंग जो है उन्होंने एक्टिवली करना है बच्चों को, और सोशल एनवायरनमेंट जो है उसे भी रिलेट करके चलना है। तो सही आंसर होगा लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो यहाँ पर भी हमारा 15 का क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। तो 15 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिन लोगों का भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने का इच्छा है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड होते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर उतना ही आपके लिए इजी हो जाता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आशा करती हूँ आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।